अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए हो और आपके सामने काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जैसे किसी वर्ड में या फिर किसी कॉन्सेप्ट में, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जहाँ पे आप सीखोगे बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि ट्रेडिंग में आती हैं और जो कि आपको जानना चाहिए उसके बारे में, जिनके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। जहाँ पे कुछ चीजें बेसिक भी होती है, कुछ एडवांस भी होती है, कुछ फंडामेंटल होती है, कुछ एसेंशियल होती है। और मैं आपको मेक श्योर कर सकता हूँ आपको इस वीडियो देखने के बाद में किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेडिंग को स्टार्ट और उसको समझने से रिलेटेड। और इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए आप इसका पहला पार्ट देखो, जहाँ पे हमने बताया ट्रेडिंग क्या है, कैसे स्टार्ट की जाती है, कहाँ पे स्टार्ट की जाती है, ट्रेडर इन्वेस्टर क्या है, ब्रोकर क्या है और कहाँ पे आपको अकाउंट खोलना चाहिए, सब कुछ। तो वो है इंट्रोडक्शन का पार्ट 1, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि 6 बेसिक थिंग्स, जहाँ पर आते हैं एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ऑर्डर्स। अब एंट्री क्या है? देखो, आप किसी भी ट्रेड को लेते हो, चाहे बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, उसको लेना ही एंट्री कहलाता है। अब एग्जिट का मतलब होता है आप उस ट्रेड को हटा रहे हो, यानी काट रहे हो, जो भी आपने ट्रेड पहले ली है उसको हम एग्जिट कहते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो कि आप ट्रेडिंग में खोने को तैयार हो अपनी उस ट्रेड के टाइम पर, अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो ट्रेड नहीं जाती है तो। अब टारगेट क्या है? टारगेट स्टॉप लॉस का उल्टा होता है। टारगेट का मतलब होता है आप कितना पैसा मार्केट से चाहते हो या फिर उस ट्रेड में चाहते हो, जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं या फिर टीपी। अब बात है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है। देखो, मान लो आपने एंट्री लिया 100 रुपए पर और आपने स्टॉप लॉस रखा 10 पॉइंट नीचे, यानी कि 90 रुपए पर। अब मान लो ट्रेड ऊपर जाती है, 100 से लेके 110 हो गई, 120 हो गई, और आप उस ट्रेड को तुरंत एग्जिट करना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करते हो? अपने स्टॉप लॉस को 90 रुपए से चेंज करके 100 रुपए पे या फिर 110 रुपए पे रख देते हो। इससे होगा क्या? अगर ट्रेड वापस भी आती है फिर भी आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। तो अपने स्टॉप लॉस को अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रॉफिट की तरफ चेंज करना ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहलाता है। अब बात करते हैं ऑर्डर्स। देखो, ऑर्डर्स क्या है? ऑर्डर्स बेसिकली एक कमांड होते हैं जो कि आप अपने ब्रोकर्स को देते हो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब यहाँ पे चाहे तुम बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो या फिर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, इन तीनों में ही ऑर्डर्स काम करते हैं। अब मेनली ऑर्डर 3 टाइप के होते हैं, एक लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर एंड एसएल ऑर्डर, यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर क्या है? लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है, आप मार्केट से ज़्यादा सब्जी लेने के लिए, और वहाँ पे जो आलू का रेट है वो कभी 10 रुपये हो जा रहा है, कभी 11 रुपये, कभी 12 रुपये, कभी 9 रुपये हो रहा है, तो आप वहाँ पे बोलते हो मेरे को सिर्फ 10 रुपये पे आलू चाहिए है, इसके ऊपर बिल्कुल भी मैं पैसा देना नहीं चाहता हूँ। तो सिंपली आप किसी भी ट्रेड को लेते हो और वहाँ पे ब्रोकर को बोलते हो कि मेरे को 100 रुपये पे ही चाहिए ये ट्रेड, इससे ज़्यादा मैं पैसा नहीं दूंगा, इसको हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। अब मार्केट ऑर्डर क्या है? मार्केट ऑर्डर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो एंट्री या फिर एग्जिट कर रहे हो, वहाँ पर आपको जो भी मार्केट में प्राइस मिलेगा उस पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इससे मतलब नहीं पड़ता है कि आप कितना रुपए पे एग्जिट करना चाहते हो या फिर एंट्री लेना चाहते हो। यहाँ पे जो भी होता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी उस टाइम पर प्राइस चल रहा होगा वहाँ पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब बात करते हैं एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर। अभी हमने बात की थी स्टॉप लॉस क्या है, यानी कि वो अमाउंट जो कि आप खोने के लिए तैयार हो। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है? अब ये बेसिकली एक ऑर्डर होता है, यानी कमांड होती है जो कि आप अपने ब्रोकर में सेट करते हो, जहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से एग्जिट हो जाएगी। जैसे आपने 100 रुपये में एंट्री ली थी, अब अपने स्टॉप लॉस रख दिया आपने 10 पॉइंट नीचे, यानी कि 90 रुपये पर। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाने की जगह पर नीचे आएगा और जैसे ही वो 90 रुपये पर आएगा, वैसे ही आपकी ट्रेड वहाँ पर एग्जिट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि है भी। क्यों? क्योंकि आपके पास कितना ही अच्छा लक क्यों ना हो या फिर एक्यूरेसी क्यों ना हो, आप 10 में से 8 बार प्रॉफिट कर रहे हो, पर अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? मान लो अपने 10 में से 8 ट्रेड में आपने 1-2 लाख रुपए बना लिए। अब जो 2 ट्रेड हैं जिनमें लॉस होने वाला आपको, वहाँ पर आपको इतना लॉस हो सकता है कि आपको घर बार भी बेचना पड़ सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, आप अपने ट्रेड के लिए अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हो। अब रिस्क मैनेजमेंट 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक होता है रिस्क रिवॉर्ड और एक होता है पोजीशन साइजिंग। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या है? देखो, रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क का मतलब होता है आप कितना खोने के तैयार हो, और रिवॉर्ड का मतलब आप कितना लेना चाहते हो उसके बदले में। तो आप कितने पैसों के बदले में या कितना प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हो, यही रिस्क रिवॉर्ड कहलाता है। जैसे कि आप 100 रुपए रिस्क रखते हो, यानी कि एक ट्रेड में आप इतना लॉस लेने को तैयार हो, और इसके बदले में आप 200 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आता है 1:2 का। और यहीं पे अगर आप 100 रुपए खोने के बदले में 500 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखते हो, यानी कि टारगेट रखते हो, तो ये होता है 1:5। देखो, रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कौन सा होता है। देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरीके से ट्रेड लेते हो, कहाँ पे ट्रेड लेते हो। जैसे कि स्कैल्पर के लिए 1:1 भी बहुत होता है, और इंट्राडे के लिए 1:2 या फिर 1:3 अच्छा होता है। बट अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपको मिनिमम जो होता है रिस्क रेशियो आपको 1:2 रखना चाहिए, यानी 100 रुपए के बदले में आपको 200 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखनी है, 1000 रुपए के बदले में 2000 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखनी है, यानी कि टारगेट। और जो काफी अच्छा रिस्क रेशियो होता है वो होता है 1:3 का, मतलब 1 रुपए के बदले में 3 रुपए का टारगेट। देखो, रिस्क रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट में। अब आता है पोजीशन साइजिंग।
पोजीशन साइजिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट में। अब पोजीशन साइजिंग है क्या? पोजीशन साइजिंग का सिंपल मतलब यही होता है कि आप कितनी क्वांटिटी से ट्रेड ले रहे हो और ये सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। तुक्के से कुछ नहीं होता है इसमें। अब पोजीशन साइजिंग क्या है? अब जैसे मान लो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट का है, यानी कि 100 रुपए पे एंट्री ले रहे हो और वहां से 90 रुपए आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस पॉइंट कितने निकल के आए? 10 पॉइंट। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने को तैयार हो। जैसे कि आप एक ट्रेड में 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, यानी कि लॉस लेने को तैयार हो, तो आपको अपने रिस्क को अपने स्टॉप लॉस पॉइंट से डिवाइड कर देना है। जैसे कि आप 100 को 10 पॉइंट से डिवाइड करते हो तो जो निकलेगा था 10, जो कि आपको क्वांटिटी रखनी है। अब इसी तरीके से अगर आपका जो डेली का रिस्क है वो पर ट्रेड में 1000 रुपीज है और आपके स्टॉप लॉस जो पॉइंट निकल के आए हैं वो है 10, तो जब आप 1000 को 10 से डिवाइड करते हो तो जो आपके सामने क्वांटिटी निकल के आती है वो होती है 100। तो आपको उस ट्रेड में 100 क्वांटिटी के आसपास आपको ट्रेड लेनी चाहिए। चलिए आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत ही मोस्ट हाइप्ड कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपको हर एक सोशल मीडिया में बैठने वाला ट्रेडर यही बोलता है कि प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करो। बट प्राइस एक्शन है क्या? देखो बेसिकली आप किसी भी स्टॉक, ऑप्शन या फिर क्रिप्टो पे ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपको जो भी चार्ट दिखाई देता है आप उस चार्ट के बेस पे ट्रेड लेते हो। वहाँ पे जो भी आपकी प्रेडिक्शन रहती है या फिर आपकी जो भी स्ट्रेटेजी कहती है, बनती है, सेटअप बनता है, तो चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना ही प्राइस एक्शन कहलाता है। अब देखो चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने के लिए कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, प्राइस पैटर्न्स, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो यहाँ पे जो भी चीज आपको मैंने बोली है ये सारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन में। अब हम जैसे जैसे अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे वैसे ही हम प्राइस एक्शन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि आखिर इन की कंपोनेंट्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज होता है, एनालिसिस कैसे करेंगे हम। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि है व्हाट इज एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या है? किसी भी ट्रेड में हम एंट्री लेने के लिए क्या करते हैं? तुक्के में ट्रेड लेते हैं। आप कुछ लोग लेते होंगे जो कि ट्रेडर नहीं होते हैं। तो बेसिकली किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आप जो भी रिसर्च करते हो कि कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, कहाँ बाय करना चाहिए और क्या उसको होल्ड करना चाहिए, इसी रिसर्च को हम एनालिसिस कहते हैं। बस अब एनालिसिस के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पहला हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा सेंटिमेंट एनालिसिस एंड चौथा रिस्क एनालिसिस। जहाँ पर जो 3 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करते हो तो वहाँ का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके आगे के प्लान क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। और यहीं पे अगर आप किसी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स को आपको देखना पड़ता है कि मार्केट का मूड क्या चल रहा है, कि कंपनी की ग्रोथ क्या चल रही है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी जा रही है। अब फंडामेंटल एनालिसिस कुछ की कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी न्यूज एंड इवेंट्स। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। देखो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में जो भी हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली प्राइस चार्ट पे करते हैं, जहाँ पर हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का, ऑसिलेटर्स का, चार्ट पैटर्न्स का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का। और हाँ, जो हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आता है, पर वहाँ पर हम मेजरली प्राइस को ही देखते हैं। पर टेक्निकल एनालिसिस में हम इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं। अब सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो ओवरऑल मूड पे डिपेंड करता है कि लोगों का मूड क्या है, जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि किसी लेवल में ट्रेडर्स का परसेप्शन क्या है। और जिसके एनालिसिस करने के लिए जो की कंपोनेंट्स है वो है कॉल पुट रेशियो, न्यूज सेंटिमेंट, सर्वे एंड रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो है प्री मार्केट एनालिसिस। एनालिसिस आप जानते हो क्या है? रिसर्च करना ट्रेड के लिए। अब प्री मार्केट एनालिसिस क्या है? देखो मार्केट खुलने से पहले जो भी एनालिसिस करते हैं उसको हम प्री मार्केट एनालिसिस कहते हैं। अब ये करते क्यों है? सीधी सी बात है कि मार्केट ओपन होने के बाद में क्या मूवमेंट आ सकती है उसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखते हैं, जिसको हम प्री मार्केट एनालिसिस कहते हैं। अब यही पे आता है पॉइंट नंबर 6, जो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब यहाँ पर जो एनालिसिस की जाती है वो करते हैं मार्केट के बंद होने के बाद में। अब इसके 2 रीजन या फिर फायदे बोल लो। पहला तो ये होता है कि आपने जो भी ट्रेड की है पूरे दिन में, चाहे अच्छी गई है, बुरी गई है, क्यों गई है, इसके बारे में हम पता करते हैं मार्केट बंद होने के बाद में। दूसरा, अगले दिन के लिए हम पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, जो कि ट्रैप्स। ट्रैप्स बेसिकली जाल होते हैं जो कि ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं, सॉरी रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। अब ये बनाता कौन है? जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जिनको कुछ लोग ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है? देखो आपका परसेप्शन जो है, आपने लेवल बनाया, एक चार्ट बनाया आपके सामने, अब वहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका एनालिसिस कि यहाँ पर बाई मूवमेंट आ सकता है, यानी बुलिश मूवमेंट। आपकी ट्रेड ऊपर जाएगी तो पैसा मिलेगा आपको, यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर जा सकता है, जिससे अगर आप बाई की एंट्री लेते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। पर होता क्या है? आप एंट्री जैसे ही लेते हो, 1-2 कैंडल बनाता है तो उसके बाद में नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब यही चीज जरूरी है बाइंग के साइड ही हो। आप मान लो आप सेलिंग करने जा रहे हो, आपके सामने एक लेवल बना है कि इस लेवल के नीचे जैसे जाता है, एक कैंडल जैसी बनती है, क्लोज होती है, वैसे ही मार्केट नीचे गिर जाएगा। बट होता क्या है? आप ट्रेड लेते हो, सेल कर देते हो, यानी पुट ले लिया आपने। अब होगा क्या? हो सकता है आपको 1-2 कैंडल नीचे बने, आपको दिखने लगे थोड़ा सा प्रॉफिट, पर फिर क्या होगा? वो ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। और ज्यादातर लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि जैसे ही वो एंट्री लेते हैं तुरंत ही हिट कर देता है। इसके 2 कारण होते हैं, या तो उनका स्टॉप लॉस सही नहीं है या फिर उनकी एंट्री थोड़ी लेट होगी, या फिर कभी कभी किस्मत भी खराब होती है। और जो ट्रैप्स हैं वो अभी नए नहीं है, बहुत पहले से है। पहले जो ट्रैप्स बनाए जाते वो न्यूज बेस पे बनाए जाते थे, जहाँ पर आपको न्यूज प्रोवाइड
स्टार्ट किया थी ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, तो आप लोग भी फॉर्म में आकर उस स्टॉक को बाय कर लेते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जब प्राइस कुछ ऊपर जाता है और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हाई पे बाय कर लेते हो, वैसे ही वहाँ पर ऑपरेटर उसको एग्जिट कर देते हैं अपनी जो भी उनकी क्वांटिटी ले रखी थी उन्होंने पहले से। अब इससे होता क्या है, उनको तो कुछ अमाउंट में प्रॉफिट हो जाता है और आप लोग ऊपर फंस जाते हो। आपके सामने बहुत सारे स्टॉक जैसे आएंगे जिनके अगर आप प्राइस को देखोगे तो वो एक महीने में ही 3 से 4 गुना ऊपर गए हैं। फिर उसके बाद में ऐसे गिरे हैं कि आपका पैसा बिल्कुल ही 99% जीरो हो गया है। तो ट्रैप से बचना कैसे है ये आपको मार्केट में रह के ही पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 जो कि सिम्युलेटेड ट्रेडिंग। सिम्युलेटेड ट्रेडिंग क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे ही नहीं, इसी को हम पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, आप चाहे इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, आप बिना पैसे के ट्रेड ले लेते हो, बाइंग करते हो या फिर सेलिंग करते हो। अब यहाँ पर आप जो भी ट्रेड लेते हो वहाँ पर आपका पैसा नहीं लगता है, यानी कि असली पैसा नहीं लगता है, आपको मिलती है डेमो मनी या फिर फेक मनी। अब यहाँ से फायदा क्या है, यहाँ पर फायदा बस यही है कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है आप उसको टेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका पैसा रिस्क पे नहीं है तो आपको पैसा मिलता भी नहीं है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 जो कि इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, डोंट यूज इंडिकेटर्स। आजकल हर कोई अपने आप को जो प्राइस एक्शन ट्रेडर बोलता है वो यही चीज बोलता है। देखो हर इंडिकेटर बेकार नहीं होता है और हर इंडिकेटर अच्छा नहीं होता है। आज तो हजारों लाखों इंडिकेटर्स आ गए हैं, पर इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि आपके लिए यूजफुल हैं और जिनका अगर यूज करते हो तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप हाईली कंफर्मेशन ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। हाँ, पर उन इंडिकेटर्स थोड़ा सा अवॉइड करना जहाँ पर वो आपको इंडिकेट करते हैं कि कब बाय करना और कब सेल करना है। अगर आप वहाँ पर जाकर बैक टेस्ट भी करते हो तो वहाँ पे जो रिजल्ट है हो सकता है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में दिखाई दे, पर उससे कुछ नहीं होता है। पर जो इंडिकेटर्स कुछ हैं जो कि काफी अच्छे हैं, जैसे कि EMA हो गया, BWAP हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, ADX, RSI, बहुत सारे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किस स्ट्रेटजी पे काम करते हो। अब ऐसा नहीं करना है कि सभी के सभी इंडिकेटर्स को आप एक ही चार्ट में डाल दो। एक इंडिकेटर जो कि बहुत कॉमन है जिसका यूज करते हो आप ट्रेंड को देखने के लिए, जो कि है EMA या फिर मूविंग एवरेज। हाँ, पर यहाँ पर एक और चीज है जो कि है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को मैं इंडिकेटर बोलूँ या फिर टूल बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज आपको जरूर करना है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की जो कि है टूल्स। अब टूल्स क्या है, देखो चार्ट पे जो भी एनालिसिस करते हो, चार्ट पे बता रहा हूँ मैं। अब वहाँ पर कुछ आपको लेवल्स बनाने होते हैं, कुछ ड्राइंग करनी होती है, कुछ ड्रॉ करना होता है, चाहे चार्ट के लिए कर रहे हो या फिर लेवल्स के लिए कर रहे हो या फिर ब्रेकआउट जो भी आप जोन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है ड्रॉ करने के लिए। अब इन्हीं को हम टूल्स बोलते हैं। अब देखो टूल्स काफी है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स की बात करूँ तो पहला है ट्रेंड लाइन, फिर दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा है लॉन्ग पोजीशन टूल, चौथा शॉर्ट पोजीशन टूल एंड स्केल एंड वन मोर फिबोनाची। बहुत ज्यादा यूजफुल है, याद रखना। तो जो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बेसिकली ड्राइंग करने के लिए होती है या फिर ड्रॉ करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करती है और ट्रेंड लाइन को आप किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हो। अब लॉन्ग पोजीशन टूल क्या होता है, आप जब भी बाइंग करते हो तो बाइंग करने के लिए आप लॉन्ग पोजीशन टूल लगाते हो। अब यहाँ से क्या आपको फायदा मिलता है, यहाँ पर आपके सामने निकल के आता है स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है, टारगेट पॉइंट क्या है और आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठ रहा है, ये सब कुछ परसेंटेज भी दिखती है आपको। अब सेम चीज शॉर्ट पोजीशन में भी होती है, पर यहाँ पर यूज करते हैं इसको हम तब जब हम कहीं पे सेलिंग करते हैं। अब स्केल क्या है, स्केल जो है वो नापने के लिए ही होती है, चाहे परसेंटेज नाप रहे हो या फिर पॉइंट्स नाप रहे हो। अब बैक टेस्टिंग के टाइम पे स्केल काफी ज्यादा यूजफुल होती है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 जो कि है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, आप कहीं पे भी बाय सेल करना चाहते हो तो कितनी जल्दी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ये डिपेंड करता है लिक्विडिटी पे। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी इसका मतलब होता है वहाँ पर बहुत सारे शेयर्स को बेचा और खरीदा जा रहा है, जिससे कि आपकी ट्रेड जो है तुरंत एग्जीक्यूट हो जाती है। आप बाय करने जाते हो तुरंत बाय हो जाता है और जब सेल करने जाते हो तो तुरंत सेल हो जाता है। तो आपको जब भी ट्रेड लेनी हो, हर बार जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो वहाँ पर लिक्विडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर आप बाय तो कर लो पर जब सेलिंग का टाइम आए तो आप सेल ही ना कर पाओ। होता है ये भी, जो कि इलिक्विड स्टॉक्स या फिर सिक्योरिटीज होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 जो कि है वॉल्यूम। अभी मैंने बात की थी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का सिंपल मतलब यही होता है कि उस टाइम पर या फिर गिवन टाइम पीरियड में कितने ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, खरीदे बेचे जा रहे हैं। आप इसको 1 मिनट पे भी देख सकते हो, 5 मिनट पे भी, 10 मिनट पे भी, एक दिन पे भी, एक वीक या फिर एक मंथ में भी। तो जब भी एनालिसिस करो वॉल्यूम पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि कभी कभी प्राइस झूठ बोल जाता है बट वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 जो कि है वॉलेटिलिटी। अब देखो वॉलेटिलिटी जो है वो लिक्विडिटी के आसपास ही रहती है बट थोड़ी सी अलग है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी प्राइस है वो जल्दी से ऊपर नीचे जाता है, तुरंत बाय होने लगता है, बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया ऊपर की तरफ और तुरंत सेलिंग होने लगती है, बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा नीचे तरफ। अब इससे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स के बीच में अनसर्टेनिटी बन जाती है और ये अक्सर होता कब है, जब लोगों के बीच में काफी ज्यादा डर बैठ जाता है। इसी कारण आप जब भी देखते हो विक्स वॉलेटिलिटी का जो इंडेक्स होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब भी मार्केट में फियर का माहौल होता है, और इसी टाइम पर मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब तक आप लोग नए ट्रेडर हो आपको वॉलेटिलिटी मार्केट या फिर वॉलेटिलिटी वाली ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि आपकी हर ट्रेड स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है। सो ट्राई टू अवॉइड वॉलेटाइल मार्केट्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 14 जो कि है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जो पहले तैयारी की जाती है उसी को हम ट्रेडिंग प्लान कहते हैं, जहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स को सेट करते हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स को, जहाँ पर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, अपनी प्रॉफिट स्ट्रेटजी पे ध्यान देते हैं और मार्केट में आप उस दिन क्या करने वाले हो ये सब कुछ आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर आ जाता है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 जो कि है विन रेट।
देखो सिंपली आप 10 ट्रेड लेते हो, उनमें से आप कितनी बार सक्सेस होते हो उसी को हम विन रेट कहते हैं। मान लो आपने 10 ट्रेड लिए हैं, उसमें से आप 5 बार सक्सेस हुए हो, तो आपको जो विन रेट रहेगा वो रहेगा 50%। अब यहीं पे थोड़ा सा अलग करते हैं। आपने 100 ट्रेड लिए हैं और आपकी जो विनिंग ट्रेड थी वो थी 30 और जो लूजिंग ट्रेड थी वो थी 70, तो यहाँ पे विन रेट क्या निकल के आएगा, वो अपनी सक्सेसफुल ट्रेड्स पर निकलता है। तो यहाँ पे कितनी सक्सेसफुल ट्रेड थी, 30 आउट ऑफ 100, तो इसका जो परसेंट निकल के आता है वो निकल के आता है 30%। अब देखो हर एक नए ट्रेडर को ये लगता है कि उसके पास कम से कम 70 से 80% सक्सेस रेट होना चाहिए, यानी अगर वो 10 ट्रेड ले तो कम से कम उसको 7 से 8 बार उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। नहीं, ये जरूरी नहीं होता है। मैंने आज तक देखा जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं काफी ज्यादा पैसा बनाते हैं, उनकी सक्सेस रेट जो है वो 40 से 50% ही रहता है, बट फिर भी वो पैसा बनाते हैं। क्यों? रिस्क रिवॉर्ड के कारण। तो आपका जो भी विन रेट है और आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उनके बीच में जो बैलेंस है उसको बना के रखो, जिससे कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही हो। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 16, जो कि स्ट्रेटजी या फिर सेटअप। अब देखो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी और कुछ लोग बोलते हैं सेटअप। तो स्ट्रेटजी तो लोगों को समझ में आती है, बट सेटअप के टाइम पे वो लोग समझते हैं बहुत बड़ा कंप्यूटर, बहुत सारी स्क्रीन्स, एक पूरा कंप्यूटर ट्रेडिंग रूम। नहीं, देखो स्ट्रेटजी या फिर सेटअप दोनों का काम एक ही होता है, आपको एक अच्छी ट्रेड में एंट्री दिलाना और वहां से आपको प्रॉफिट कराना। अब यहाँ पे होता क्या है, आप किसी स्ट्रेटजी में या फिर किसी सेटअप में आप कुछ क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हो कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, ये वॉल्यूम रहता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, इस लेवल के नीचे आता है, तो मैं वहाँ पर ट्रेड लूंगा। और वहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रहेगा ये भी आप पहले से डिसाइड रखते हो अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। टारगेट क्या रहेगा ये भी आपको डिसाइड रखना पड़ता है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यानी कि रिस्क कितना ले रहे हो और उसके अकॉर्डिंग में प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सब कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर सेटअप में ही आता है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 17, जो कि बैक टेस्टिंग। एक नया ट्रेडर हो या फिर एक ऐसा ट्रेडर जो कि 5 साल दे चुका है मार्केट में, उसके लिए बैक टेस्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? ऐसे मान लो एक बॉक्सर है जिसको महीने में एक बार रिंग में उतरना है लड़ाई करने के लिए, तो क्या वो उसी दिन पे प्रैक्टिस करता है या फिर सीधे जाता है लड़ने के लिए? तो पूरे महीने प्रैक्टिस करता है, नई नई मूव्स को सीखता है। वैसे ही बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है आप 5 डाटा को एनालाइज करते हो, यानी कि जो पहले से मूवमेंट हो चुकी है, चाहे 1 महीने की हो, 1 साल की हो या फिर 2 साल की हो, पुराने डाटा को आप एनालाइज करते हो अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी काम कर रही है, विन रेट क्या दे रही है, उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा क्या रहेगा और आपको वो स्ट्रेटजी सूट करती है या फिर नहीं करती है। तो इन सभी के बारे में आप बैक टेस्टिंग से पता लगा सकते हो। तो वीकली आपको कम से कम 3 से 4 दिन बैक टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। चाहे कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी इंडेक्स उठा लो, कोई भी प्राइस, बस आपको चार्ट के मूवमेंट को देखना है, उसके प्राइस सेंटीमेंट को देखना है। क्योंकि जब तक आप लोग ट्रेडिंग में अपनी टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते हो चार्ट को देखने में, तब तक आप लोग उसके प्राइस सेंटीमेंट या फिर बिहेवियर को नहीं समझ सकते हो। सो मेक अ हैबिट ऑफ बैक टेस्टिंग। अब आते हैं पॉइंट नंबर 18, जो कि है फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग में हम पुराने डाटा पे टेस्टिंग करते हैं। अब फॉरवर्ड टेस्टिंग में देखो, जो फॉरवर्ड टेस्टिंग है वो भी पेपर ट्रेडिंग में ही आती है या फिर डेमो ट्रेडिंग में, जहां पर आप अपनी स्ट्रेटजी को रियल टाइम मार्केट कंडीशन में चेक करते हो बिना किसी पैसे या फिर कैपिटल को रिस्क पे डाले। अब इससे देखो इमोशन तो कंट्रोल में नहीं आते हैं, बट आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आपकी ट्रेड्स है, उसके बारे में आपको ये पता चल जाता है कि लाइव मार्केट में ये काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 19, जो कि है ट्रेडिंग रूल्स। अब ट्रेडिंग रूल्स क्या है? देखो स्पेसिफिक गाइडलाइन या फिर क्राइटेरिया होती है या फिर एक सिंपली ट्रेडर के द्वारा बनाए हुए रूल्स होते हैं, जो कि हो सकता है उसने खुद बनाए हो या फिर अपने टीचर से लिए हो, जहाँ पर वो लिखता है खुद ही कि उसको ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करना चाहिए, एंट्री एग्जिट क्या होनी चाहिए। तो जो भी रूल्स होते हैं वो एक ट्रेडर खुद बनाता है, और जब तक वो एक नया ट्रेडर है तब तक वो क्या करता है, किसी और के रूल्स लेता है, उसको कुछ दिनों तक फॉलो करता है, फिर जब उसको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग रूल्स कुछ बदलना चाहिए, तो वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करता है। तो हर एक ट्रेडर के जीवन में ट्रेडिंग रूल्स जरूर होने चाहिए और उनको बाकायदा एक कॉपी पे लिख के रखो और कम से कम डेली उसको रिवाइज मारो। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो थोड़ा सा बेवकूफ होता है, जब तक हमारे दिमाग को एक चीज को 50 से 100 बार ना दिखाया जाए वो उस पर बिलीव नहीं करता है, उस पर काम नहीं करता है। तो ट्रेडिंग रूल्स बनाओ। अगर आपके पास ट्रेडिंग रूल्स नहीं है, आपको नहीं पता क्या है, तो बायो में लिंक है, वहाँ से आप जाके बहुत कम पैसे में बाय कर सकते हो और ये बहुत सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, इस टोटल वीडियो की समरी जो है उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में 2 रुपए में मिल जाएगी। हाँ, 2 रुपए में। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 20, जो कि ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल में ट्रेडिंग जर्नल। अब ट्रेडिंग जर्नल है क्या? देखो ये रिकॉर्ड होता है, यानी कि आप लिखते हो। क्या लिखते हो? अपने ट्रेड्स के बारे में कि आपने ट्रेड कब ली, कैसे ली, किस पे ली, कितनी क्वांटिटी से ली, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, एंट्री के टाइम पे आपके दिमाग के इमोशन क्या काम कर रहे थे, और जब भी एग्जिट करने वाले थे तब आपका दिमाग क्या सोच रहा था, और ट्रेड अच्छी गई, बेकार गई, और जो भी आपकी रेटिंग थी उस ट्रेड को लेके आप वो भी उस पर डालते हो। और वहाँ पे ये भी लिखते हो आपकी मिस्टेक्स क्या थी, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, और अगली बार से आपको वहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अब इससे फायदा क्या होता है? आप यहाँ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मॉनिटर कर सकते हो और आप जो भी एक मिस्टेक बार बार कर रहे हो उसको आप सुधारने पे काम कर सकते हो। क्योंकि एक ट्रेडर अपनी मिस्टेक को तभी सुधार सकता है जब उसको पता हो कि उसकी मिस्टेक्स क्या है, क्या गलतियां हो रही है उससे। तो हर ट्रेड में अपना ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाओ और फिर बाद में चाहे वीकली हो या फिर मंथली हो उसको एनालाइज करो। ट्रेडिंग जर्नल एक ट्रेडर की जर्नी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वो खुद बनाता है। अब इसको आप किसी भी कॉपी में बना सकते हो या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर एक्सेल का यूज कर लो, वहाँ पर बनाओ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 21, जो कि इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप्ड है। अब ये है क्या? देखो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने आज ट्रेड ली तो आपको आज ही उसको एग्जिट करना है, यानी कि आप आज ही ट्रेड लेते हो और आज ही उसको एग्जिट कर देते हो। चाहे आपकी ट्रेड 1 मिनट के लिए रुके, 5 मिनट के लिए, 1 घंटा या फिर 5 घंटे के लिए रुके, आपको सेम डे में उसको एग्जिट कर देना है, जिसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ये ट्रेड थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसलिए थोड़ी सी रिस्की भी ज्यादा होती है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 22, जो कि BTST एंड STBT।
अब BTST क्या है? बाय टुडे एंड सेल टुमारो, यानी आप कोई भी ट्रेड आज लेते हो और उसको नेक्स्ट डे पे एग्जिट करते हो, यानी कि आज आपने बाय किया और कल आपने उसको एग्जिट किया, तो यहाँ पर जो गैप अप या फिर गैप डाउन का मोमेंटम आपको मिलता है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, लॉसेस की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि क्या पता जिस दिन आपने ट्रेड लिया उस दिन आपके अपोजिट में ही मार्केट खुल गया, फिर क्या करोगे? अब यही पे आती है STBT। BTST का उल्टा होता है। BTST में हम बाय पहले करते हैं और दूसरे दिन उसको सेल करते हैं। अब STBT में हम सेल आज कर देते हैं और बाय उसको कल करते हैं, यानी एग्जिट उसको कल करते हैं। तो इन्हीं को हम BTST और STBT ट्रेडिंग कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 23, जो कि ऑप्शंस। ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या? सभी को पता है। ये एक ऐसी टाइप की ट्रेडिंग होती है जहाँ पर आप एक दिन में ही पैसे को 10 गुना भी कर सकते हो और 0 भी कर सकते हो। स्टॉक्स में क्या होता है, अगर आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो हो सकता है आपका पैसा जो है वो 5% या 10% बढ़े, यानी अगर आप 10,000 रुपए लगाते हो तो वहाँ पर हो सकता है आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। बट ऑप्शंस में क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेड्स होती है वो आपके पैसों को 10 गुना से लेकर 100 गुना भी कर सकती है और 0 भी कर सकती है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो हाईली रिस्की होते हैं। अब देखो ऑप्शन काम कैसे करते हैं, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, क्योंकि इसके बारे में पहले से बता चुके हैं पिछली वीडियो में, उसको जरूर देखना। तो कोई भी इंडेक्स, स्टॉक, गोल्ड, कमोडिटी कुछ भी हो, इन पे हम डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते हैं, तो इनके हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, यानी कि कुछ सिक्योरिटी होती है जहां पर हम जाकर ट्रेड कर सकते हैं। अब उनका जो चार्ट होता है वो कुछ हद तक अपनी असेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो डायरेक्टली आप बैंक निफ्टी को बाय सेल नहीं कर सकते हो, तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो जाके, सेल करते हो जाके। अब जिस तरीके से इंडेक्स का प्राइस मूव करेगा लगभग उसी तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मूव करेगा, जिससे आप वहाँ पर बाय सेल कर सकते हो। और हाँ, मैं नए ट्रेडर को बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि वो डायरेक्टली ऑप्शंस में कूद जाए। शुरुआत करो स्टॉक से, काफी कम रिस्की है, कम प्रॉफिट कम लॉस, सोचने का टाइम मिलेगा। ऑप्शन में 5 सेकंड भी आपके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड ऑप्शन ट्रेडिंग इन द बिगिनिंग। और ऑप्शंस को हम अच्छे से समझने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे आगे की जो सीरीज आने वाली है उनमें, तो थोड़ी जल्दबाजी कम रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और भी बहुत सारी चीजें जिनको कवर करना है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 24, जो कि लीवरेज। अब लीवरेज क्या है? लीवरेज का मतलब होता है पैसों को उधार लेना। कहाँ से? किसी दोस्त से, रिश्तेदार से नहीं, आपने जहाँ पे भी अकाउंट खोला है अपने ब्रोकर के पास में, वहाँ से उधार लेना। अब इसके लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हर ब्रोकर अपने हिसाब से कुछ लीवरेज देता है, 2x 5x के आसपास। पहले तो 20x भी मिल जाता था, मतलब 20 गुना। ऐसे मान के चलो आपके पास 1,000 रुपए हैं और आपको 5x लीवरेज मिल रहा है, यानी कि 5 इंटू लीवरेज मिल रहा है, तो आपका जो भी पैसा है वो 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए है आपके पास। तो आप जब भी ट्रेड लेने जाओगे तो आप 5,000 रुपए से ट्रेड ले सकते हो। और पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि आपको 20 गुना लीवरेज मिलता था। अब यहाँ पे होता क्या था कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप जो भी ट्रेड लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप 20 लाख रुपए से ट्रेड ले सकते हो। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी लीवरेज काफी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? अब देखो जो ब्रोकर्स हैं वो पागल तो है नहीं जो आपको फ्री में पैसे देंगे ट्रेड कराने के लिए। देखो जितने ज्यादा पैसे आप ट्रेड करते हो उतना ज्यादा उनको चार्जेस पे करना पड़ता है। और हाँ, अगर आप चार्जेस को नजरअंदाज कर दो फिर भी अगर आपको लॉस होता है तो वो आपको 1,000 रुपए नहीं होगा, 5,000 रुपए पे होगा, क्योंकि आपने लीवरेज जो लिया है, जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है वो सारा मिलके होता है, ना कि आपकी जो भी कैपिटल गई थी उसमें उससे होता है। तो लीवरेज का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, लीवरेज का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो पोजीशन साइजिंग सही से करो। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ तक तो 24 पॉइंट खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक मेन पॉइंट आता है डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। अब देखो डिसिप्लिन चाहे बिजनेस में हो, नौकरी में हो या फिर फौज में हो, हर जगह पे डिसिप्लिन जो है एक अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी पैसों की बात आती है तो इंसान का दिमाग जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, इमोशनली बेस पे डिसीजन लेता है, और हमेशा जो भी इमोशनल बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं वो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। फिर चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, डिसिप्लिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बी डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। और हाँ, एक छोटे से वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को भरने के लिए काफी चीजों को कंप्रेस करना पड़ता है, जिसके लिए हो सकता है कुछ चीज आपके ऊपर से निकल जाए, यानी कि आप समझ भी गए हो फिर भी आप उनको भूल सकते हो। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को दोबारा से देखना है और आपका जो भी पार्टनर है उसको भी दिखाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अब देखो जो ट्रेडिंग सीरीज का इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, जिसका जो पहला पार्ट होगा वो है चार्ट, यानी कि आप बिगिनर से लेके प्रोफेशनल तक अपने चार्ट को कैसे यूज करें, कहाँ पर चार्ट देखें, ट्रेडिंग करने के लिए कहाँ पे आपको चार्ट देखना है, वो चीज, टाइम फ्रेम, टूल्स, इंडिकेटर्स, जो भी कुछ है सब कुछ उसमें कवर कर देंगे हम, जो कि होने वाला हमारा एपिसोड 3, यानी चैप्टर ऑफ चार्ट फॉर बिगिनर्स टू प्रोफेशनल। तो वीडियो जल्द आने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, हाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा। और आपके जो भी कमेंट्स हैं या फिर जो भी क्वेश्चन है इसी वीडियो में से हो या फिर कहीं से भी हो, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो तो डायरेक्टली कमेंट में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में